हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर कर रहे हैं एनर्जी, जो कि फिजिक्स का है। ये आईसीएसई का जो 7th क्लास है उनके लिए ये बुक है। ये बुक आप कवर देख लो, जो ये कवर है पिछला, आगे वाला तो कवर है नहीं है इसका। ये मतलब एस चांद बुक्स हैं, इसके बिना आप ये देख लो। और लगभग आईसीएसई ये देखा, लखवीर सिंह साइंस फॉर आईसीएसई। बाकी चैप्टर लगभग सेम ही होते हैं हर एक बुक में, अगर कॉन्सेप्ट लगभग सेम होते हैं। देखो, पहले हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनर्जी का। इसमें लिखा है लाइन, जो भी ज़रूरी है वो बता दूंगा, वही उसी में से आंसर लिखना होता है। जो थोड़ी फालतू या रेपिटेटिव होगी चीज़ वो नहीं बोलूँगा। देखो, लिखा है वर्क हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। मतलब वर्क का मतलब अलग अलग होता है अलग अलग लोगों के लिए। वी स्टडी, वी डू मेंटल वर्क, एक मेंटल वर्क भी होता है। कोई द वर्कर हु कैरीज ब्रिक्स एंड सीमेंट टू हायर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग्स, ही डज फिजिकल वर्क। मतलब जो अपने शरीर से काम करता है उसको फिजिकल, जो अपने दिमाग से काम करता है उसको मेंटल। आगे क्या है, इफ़ यू लिफ्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्राउंड यू डू वर्क, यू पुल सम ऑब्जेक्ट यू हैव डन वर्क। मीन्स है भी जो आप कोई चीज़ उठाते हो आप वो वर्क, मतलब आप वर्क करते हो। इफ़ यू पुल सम ऑब्जेक्ट यू हैव डन सम वर्क, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट खींचा है या उठाया है, आपने कुछ काम किया, इसका मतलब। इन दिस यू अप्लाइड सम फोर्स विच मूव द ऑब्जेक्ट, मतलब आपने कोई फोर्स ऐसी अप्लाई करी जिसने ऑब्जेक्ट को मूव किया। जो ये तो हमारी जो आम ज़िंदगी में जो एग्ज़ाम्पल आती हैं, या हम जो घर में कहते हैं अभी वर्क करना किसको होता है, लेकिन किसको कहते हैं, लेकिन साइंस में कुछ अलग चीज़ है। इन साइंस वर्क इज़ टू बी डन ओनली इफ़ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट मूव हुआ, उसको हम फोर्स बोलेंगे। मान लो फोर्स लगा दी आपने लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, या जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो मूव नहीं हुई, तो उसको वर्क नहीं बोला जाएगा। और इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या मतलब होता है, मात्रा। हिंदी में मतलब है मात्रा। भी फोर्स कितनी लगाई। सेकंड पार्ट है डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी मूव्स। आगे है कितनी, अगर वो फोर्स लगाई उसके बाद कोई भी जिस पे जोर लगाया वो एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर गया, ये याद रखना है। इसको इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलेंगे, ऑपोजिट नहीं। ऑपोजिट वाले को नहीं लेंगे कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग पे जोर लगाते हो, मतलब उसको डिस्प्लेस जिस साइड पे करोगे, लेकिन फोर्स उसके ऑपोजिट जाएगी। हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे, स्प्रिंग बंद होने की कोशिश करेगा, वो वाली चीज़ नहीं लेनी है। फोर्स की डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। आगे क्या लिखा है, वी कैन नाउ डिफाइन वर्क डन इन मूविंग a body is equal to product of force exerted on the body and the distance through which the body moved in the direction of force। मतलब जो फोर्स है, अगर हम मैथमेटिकली इसको दिखाना हो तो इसका मतलब है प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच it got displaced from one position to another in the direction of force। जो ये लिखा है उसको ये मैथमेटिकली बताया है। मैथमेटिकली दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे देखो, आगे है यूनिट ऑफ वर्क। जो जब भी हमने यूनिट निकालने होते हैं तो हमने उसको जो फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया उसी में भरना होता है। जैसे वर्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, इसमें क्या करेंगे, जो जैसे कि ये देखो जो वर्क डन है एक इसका फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। अगर हमने फोर्स का क्या होता है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 1 मीटर, अगर हम एक के लिए निकालते हैं, और जो वर्क होता है उसका 1 जूल। ठीक है, तो ये ऐसा ही यूनिट है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपके कोर्स में हो छोटी क्लास के कारण ऐसे ही यूनिट है। सीजीएस में क्या होता है, ये छोटे यूनिट होते हैं,
CGS में ये डाइन हो जाता है, ये सेंटीमीटर हो जाता है, ये अर्ग हो जाता है CGS। ये याद रखना, जो मैंने अभी फॉर्मूला करवाया था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने उसी हर एक की जगह पे ही उनके यूनिट डाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमने हमको SI यूनिट में बोला गया हो तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको बोलेंगे 1 जूल, अगर मतलब वर्क डन तब माना जाएगा जब 1 न्यूटन फोर्स ने किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर दूर तक डिस्प्लेस कर दिया हो, मतलब 1 जूल वर्क तब माना जाएगा जब 1 न्यूटन फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर दूर तक डिस्प्लेस कर दिया। उसके आगे आ गया न्यूमेरिकल, बाद में करेंगे क्योंकि थ्योरी पहले समझ आएगी, न्यूमेरिकल फिर अच्छी तरह से समझाते हैं। आगे ये है कंडीशन ऑफ नो वर्क और जीरो वर्क। इसमें वही है जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही तो हम उसको वर्क नहीं मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पुश द वॉल, अगर आप पुश करेंगे वॉल को तो मूव नहीं करेगी, तो उसको वर्क नहीं माना जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाता होता है भी, अलग अलग आपको कंडीशंस दे देते हैं, बताओ भी वर्क ये है या नहीं है, तो उसमें फिर हमने देखना है, अगर तो डिस्प्लेसमेंट हुई तो वर्क है, अदरवाइज वर्क नहीं है। ये लिखा है व्हेन यू पुश ए बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम डज इट मूव फ्रॉम पोजीशन टू अनदर पोजीशन सिंस द वॉल डज नॉट मूव, यहाँ लिखा है वॉल डज नॉट मूव द वर्क डन बाय यू विल बी ऑन द वॉल विल बी जीरो। तो जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, फोर्स आपने मान लो 50 न्यूटन अप्लाई करी और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो फार्मूला जो वर्क डन का होता है W इक्वल टू F इंटू S, तो क्या होगा W इक्वल टू फोर्स मान लो 50 न्यूटन लगा दी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हुई नहीं, तो जो जीरो लगा दोगे 50 इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा। इसी तरह ये लिखा है पैसेंजर स्टैंडिंग स्टेशनरी एट रेलवे स्टेशन विद हैवी बैग मे गेट टायर्ड सून बट ही डज नो वर्क बिकॉज द बैग हेल्ड बाय हिम डज नॉट मूव एट ऑल। मतलब किसी कुली वगैरह ने या किसी कोई ट्रैवलर ने कोई बैग सिर पे उठाया हुआ है, चाहे वो थक जाए, पसीना आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन साइंस के हिसाब से वर्क डन नहीं माना जाएगा क्योंकि वो जो बैग था वो तो बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह आगे आ गया एनर्जी। एनर्जी का सिंपल सा ही फंडा है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ये लिखा है द एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, क्योंकि अगर एनर्जी होगी तभी हम फोर्स लगा सकेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जो वर्क करने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए है वो होनी चाहिए, और एनर्जी से कुछ भी काम कर सकते हो, तभी लिखा है वी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर वे। एनर्जी नहीं होगी तो हम एक्सर्ट ही नहीं कर सकते। बाकी एनर्जी कई तरह की होती है, सबसे पहले इसके यूनिट्स देख लो। देखो यूनिट, द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम, सो द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल, क्योंकि वर्क के भी जाउल थे, इसके भी जाउल होंगे। वैन एवर वर्क इज डन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कीपिंग इन माइंड वी कैन डिफाइन 1 जूल एज फॉलो। हालांकि 1 जूल को हमने पहले डिफाइन कर दिया है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी, क्योंकि 1 जूल को हमने डिफाइन करा था पिछले टॉपिक में W इक्वल टू FS के, क्योंकि उसमें लिखा था 1 जूल वर्क इज डिफाइंड एज द इफ 1 न्यूटन फोर्स displaces any object through 1 meter in the direction of force. तो जूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, सो बिगर यूनिट विल बी किलो जूल। जो जूल है स्मॉलर यूनिट होता है, किलो जूल बड़ा जूल होता है, किलो जूल बड़ा यूनिट है, तो किलो जूल इक्वल टू 1000। जहाँ भी वर्ड किलो आ जाएगा उसको 1000 से वैसे भी रिप्लेस कर देते हैं। तो नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो पहले क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बिल्कुल यही होता है, जितनी भी हमारे सराउंडिंग में एनर्जी है तो उस
जो ये साइंस का एक लॉ है कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, इसको बदल सकते हैं। जैसे हमारे घरों में पंखा चलता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। या जैसे हमारी टरबाइन्स जो बिजली पैदा करती हैं वो कैसे होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो डैम में हाइट पे पानी इकट्ठा किया होता है उस उनसे करते हैं, वो ऊपर गिरता है टरबाइन्स के ब्लेड्स के ऊपर। पहले पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी बदलती है, फिर काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलती है। आगे ये अलग अलग तरह के है, जैसे पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है कोई भी जो चीज़ मूव कर रही है और उसका वेट हो, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अभी उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई है उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², क्योंकि कोई भी बॉडी है उसका मास है और उसकी वेलोसिटी है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि जब मूविंग बॉडी होगी उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान लो कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि मास तो होगा लेकिन वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, तो उसको अगर मल्टीप्लाई कुछ भी जीरो से हो तो वो जीरो ही हो जाता है। तो अगर अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ए मूविंग क्रिकेट बॉल कैन डू वर्क इन पुशिंग बैक द स्टम्प्स, मूविंग वाटर कैन डू वर्क इन टर्निंग ए टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने बता दिया है। एंड मूविंग विंड कैन डू वर्क इन टर्निंग द ब्लेड ऑफ विंड मिल, जैसे मूविंग विंड है जो हवा है वो जो विंड मिल के ब्लेड है उनको टर्न कर सकती है, उससे भी बिजली पैदा होती है। तो मतलब ये है भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी वर्क कर सकती है। तो ए मूविंग बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज सेट टू पोसेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब मूविंग जो कंडीशन है वो मूव करनी चाहिए। इसी तरह जो भी लिखा है, रनिंग मोटरसाइकिल, एरो फ्लाइंग, इसी तरह मूविंग बॉडी मोटर बाय अपोजिंग फोर्स काइनेटिक लॉस्ट। जब कोई मूव कर रही है चीज़ तो उसको अगर हम रोकते हैं तो हम, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, हम कह देंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। इसी तरह इसका फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया है, वो यही चीज़ है। इसमें ये याद रखना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इसके 2 पॉइंट है। पहला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। देखो ये काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, और कोई भी फार्मूला हो किसी भी सब्जेक्ट में हो किसी भी क्लास में हो, उसका मेनली ये याद रखना है जो यहाँ ऊपर वाला कोई भी पैरामीटर है, यहाँ ऊपर वाला कोई भी पैरामीटर है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये टोटल बढ़ेगी। मतलब अगर हम मास बढ़ जाता है तो मान लो वेलोसिटी कोई एक चीज़ वैल्यू दे दी, एक बार हमने मास 10 ले लिया, सपोज कर लो जो v² है वो 10 है, एक बार हमने 10 ले लिया तो टोटल 10 × 10 हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 250। सपोज कर लो दूसरी बार हमने 20 ले लिया, 20 × 10 200 डिवाइडेड बाई 200। मतलब जैसे मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। सिमिलरली जो v है, v भी ऊपर ही है, वो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर v बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मेनली ये होता है भी कोई भी चीज़ अगर हम किसी भी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे हमने इसमें ये बताया गया, मान लो आपने एक ब्रिक उठाई और या वो उठाई ऊपर रख दी या वो पहले ही ऊपर पड़ी है, हमको ये पता है जो ब्रिक यहाँ रखी हुई है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट काम कर रही है, क्योंकि अगर कोई मूव ऊपर की तरफ करेगा तो ग्रेविटी को नीचे की तरफ मूव करती है या उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, तो उसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह जैसे स्प्रिंग होता है वॉचेस में, उसको उसकी जो टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट दबाया जाता है। अगर हम स्प्रिंग को दबाएंगे वो बाहर आने की कोशिश करेगा, जब अगर हम उसको खींचेंगे बाहर की तरफ वो अंदर आने की कोशिश करेगा। तो दोनों केसेस में ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब जो अपनी नेचुरल पोजीशन किसी बाहर वाली फोर्सेस के कारण अपनी नेचुरल पोजीशन ना अचीव कर पाई, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, भी उसमें काइनेटिक एनर्जी है। इसी में जो ब्रिक वाला केस डिस्कस किया गया है, द एनर्जी ऑफ ब्रिक लाइंग ऑन द रूफ इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
बिकॉज इट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि इसको में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे को खींच रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट साइड हुआ है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, इन्होंने कैटपुल्ट का दे दिया है, जिसको हिंदी में गुलेल कहते हैं। जब हम इसको खींचेंगे बिल्कुल तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसको जो इस अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं है, क्यों, एक्सटर्नल फोर्स लगी है। इसको ये हम बोलते हैं जिसकी शेप चेंज हो या खींच के उसकी लेंथ चेंज कर दी जाए, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन इसको हम बोल देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें लिखा हुआ है व्हेन वी डू वर्क इन स्ट्रेचिंग द रबर स्ट्रिंग ऑफ अ कैटापुल्ट मीन्स गुलेल, द वर्क डन बाय अस गेट्स स्टोर्ड इन स्ट्रेचड रबर स्ट्रिंग इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी चीज़ की शेप या लेंथ चेंज कर दी जाए फोर्स से, उसमें हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। जो वर्क है उसका हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। देखो ये सारी चीज़ सेम है पहले जैसी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है देखो, वो है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। m मास है, g मीन्स ग्रेविटी विद विच इट अट्रैक्ट्स एनी बॉडी, एंड h इज़ द हाइट थ्रू विच इट रेज्ड। जैसे ये ब्रिक रेज करेगी थी, ये देखो सपोज कर लो 0 है, इसको 10 मीटर ऊपर उठा दिया तो ये h हो जाएगी। बाकी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज ये इसका थोड़ा थोड़ा ही पता होना चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जैसे हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी हमको पता ही है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम सन एंड ऑल्सो फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, केरोसिन, पेट्रोल। वी यूज़ हीट एनर्जी टू वार्म आवर होम्स, कुक फूड एंड अदर पर्पस। मतलब जो हीट एनर्जी हमको सन से मिलती है या कोई फ्यूल जला के मिलती है, उससे हम कई तरह के काम करते हैं। जैसे इन्होंने एक दो बताए हैं कि हम जैसे कोई वार्म करते हैं होम को, या कुक करते हैं फूड को, और ड्राई करते हैं क्लोथ्स को। इसी तरह आगे है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी भी यही है, व्हेन अ लाइट पार्टिकल fall on photographic film, a chemical change take place due to change in image is formed, the light is in form of energy, we can see things around। मतलब जिससे हम अपने सराउंडिंग की चीज़ें देख सकते हैं, उनको हम लाइट एनर्जी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ से मिलती है ये पता ही है हमको, ठीक है। आगे है साउंड। साउंड वही है, इट इज़ द एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ लिसनिंग। मतलब जिससे हमको कोई सुनना, उसकी सेंसेशन हमको मिलती है साउंड। इसमें जो साउंड में पहली कंडीशन है कि साउंड वेव्स क्रिएट वाइब्रेशन विच मेक मोशन इन द मीडियम पार्टिकल, इट मेक्स आवर ईयर ड्रम वाइब्रेट व्हेन इट फॉल्स ऑन आवर ईयर। मतलब कि पहले वाइब्रेशन होगी, फिर साउंड प्रोड्यूस होगा, और ये साउंड हमारे ईयर ड्रम पे आता है, तो हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। फिर उसके बाद हमारा ब्रेन उसको जो वेव्स है ना उसको कोड करता है भी हमको बोला क्या गया है। जैसे लिखा है, इफ़ यू प्लक द स्ट्रिंग ऑफ द वायलिन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। मतलब पहले वाइब्रेशन होगी फिर साउंड प्रोड्यूस होएगा। आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको पता है, इट इज़ यूज्ड इन कहाँ जहाँ भी यूज़ होती है। हमारे घर में यूज़ होती है, इंडस्ट्री में यूज़ होती है, स्कूल्स में यूज़ होती है। आगे है स्टोर्ड एनर्जी। मतलब एनर्जी कैसे कैसे स्टोर होती है। एनर्जी इज़ हिडन इन एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ए पार्ट ऑफ एनर्जी गेट्स रिलीज्ड व्हेन कंपाउंड अंडरगो केमिकल चेंज। मतलब जो एनर्जी हमको मिलती है वो किस किस फॉर्म में स्टोर होती है किसी भी चीज़ में। जैसे हम सोचें वुड में पहले तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन जब अगर हम उसको जलाएंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो होती हिडन ही है। लेकिन जब हम इस पर कोई रिएक्ट करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसका जो इंटरनल केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उससे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है।
इसमें ये तो लिखा है इन दिस केसेस 2 और मोर केमिकल रिएक्ट टू गिव आउट एनर्जी लिखा हुआ है। इसी तरह हमको एनर्जी जेडी जो है मेन सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी क्या है, फूड। जैसे हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं। फ्यूल से मिलती है, इलेक्ट्रिक सेल से मिलती है, एक्सप्लोसिव होते हैं जैसे बॉम्ब वगैरह। और नेक्स्ट है एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हमको पता है जैसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बने हैं। अब क्या है, इंडिया में अलग अलग जगह पे न्यूक्लियर प्लांट बने हुए हैं, लेकिन उनको उससे कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, जैसे कि कोई बिजली बनाना या एनर्जी से और काम करने। इसी तरह ये लिखा ग्रीन प्लांट्स वाइल प्रिपेयरिंग फूड कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सूर्य ऊर्जा से वो रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी हमको पता ही है, ये क्या है, जो चुंबक से प्रोड्यूस होती है। मतलब इनका जो बड़े लेवल पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, जैसे बड़े बड़े कोई पार्ट्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने हो। इसमें लिखा है इट कैन बी यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी पैलेट्स ऑफ आयरन। बड़े बड़े पीस आयरन के जो कई टन के हो सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स विच रन फैंस एंड अदर मशीन। जैसे हमारे जितने फैन हैं उनमें मैग्नेट होती है, ठीक है, वो क्या है, पंखे को घुमाने में मदद करती है। इसी तरह आगे क्या है, एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें क्या है, जो इसमें एक रिएक्शन होता है जिसमें फ्यूज़न बोलते हैं, फ्यूज़न। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम से टकराया जाता है, उससे एनर्जी पैदा होती है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो इसी प्रोसेस से बॉम्ब भी बनता है, क्योंकि हर एक बार यूरेनियम से न्यूट्रॉन टकराएगा, 3 और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये अनस्टेबल होते हैं, दिखा है अनस्टेबल, क्योंकि जब इनसे कोई चीज़ टकराती है, कोई हैवी एलिमेंट टकराता है, तो ये लाइटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। मतलब छोटे जो एटम्स हैं उनमें चेंज हो जाते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। उसको हम एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ये आगे लिखा है दिस एनर्जी यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन सच एज एटम बॉम्ब। जैसे मैंने पहले बता दिया, हाइड्रोजन बॉम्ब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही हुआ था, 2 बम फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। और आगे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो इतना ही है, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए दोबारा पूछ सकते हो। हमारा चैनल है, लोगों को रिकमेंड करो, लाइन टू लाइन हम पढ़ाएंगे। अगर फिर भी आप कोई सलाह देना चाहो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। थैंक यू।